Hello students, hope all of you are well. So today we will start with our next topic, that is the Stokes theorem and some related problems. So this is the last theorem of the vector calculus integration portion we have in our syllabus. So let's start. So in my previous video lecture I have told you about the Gauss divergence theorem and also the Green's theorem. So the next thing we will learn, that is the Stokes theorem. So what is the Stokes theorem? Suppose f be any continuously differentiable vector point function. f एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है जो 3 डायमेंशन भी हो सकता है, 2 डायमेंशन भी हो सकता है, 4 डायमेंशन भी हो सकता है. I cap, j cap, k cap will be the corresponding unit vectors for 3 dimension space. For 2 dimension I cap, j cap only be there. यहाँ पे जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन होना चाहिए. दैट मीन्स if f of xyz is nothing but giving us some vector quantity f1 I cap, f2 j cap, f3 k cap, where f1, f2, f3 all are functions of xyz or xy etc. Then and capital S be a surface bounded by a closed curve C. Suppose f is defined over some surface S and that surface S is bounded by a closed curve C. Then the Stokes theorem says that the line integration over the curve f dot dr that will be exactly equals to the surface integration over S curl f dot eta cap ds. Okay, that is line integration over C f dot dr equal to surface integration over S curl f dot eta cap ds. Now we have to know about this eta cap, the surfaces and the curve C. So obviously from the beginning I have told you that the curve C will take or measure in the anti-clockwise direction. So where curve C is traced or described in the anti-clockwise sense. And what is eta cap? Eta cap being the unit normal at any point of the surface S. तो eta cap C closed surface जो surface को बाउंड करता है उस surface से हम लोग एक आउटवर्ड नॉर्मल लेंगे और वो नॉर्मल है eta cap. कोई भी पॉइंट से हम लोग उसको चूज कर सकते हैं. अभी ईटा कैप कैसे निकालेंगे? ग्रीन्स डाइवर्जेंस थ्योरम के लिए एक रूल था, वो था आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल. लेकिन यहाँ पे आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल होगा कि वो इनसाइड होगा, ये हम लोग को सोचना है. तो उसका डायरेक्शन हम लोग को कैसे चाहिए देखो. टू गेट द डायरेक्शन ऑफ ईटा कैप वी हैव टू अप्लाई द राइट हैंडेड स्क्रू रूल अकॉर्डिंग टू द रोटेशन ऑफ द कर्व सी. तो कर्व सी को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे. एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने के लिए करेंगे और उसके साथ हम लोग राइट हैंड स्क्रू रूल को अप्लाई करेंगे. तो राइट हैंड स्क्रू रूल अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो वहां से जो हमारा थंब है तो वो थंब जिस डायरेक्शन पे रहेगा उस डायरेक्शन पे ईटा कैप बाहर जाएगा. ठीक है, क्लियर. नाउ वन थिंग आई वांट टू से दैट ऑलरेडी यू हैव नो दैट दिस इज द फॉर्म वी हैव डन इन द ग्रीन्स थ्योरम. ठीक है, तो स्टोक्स थ्योरम का अगर हम लोग स्केलर पॉइंट फंक्शन में उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो एक्चुअली ग्रीन्स थ्योरम होता है, लेकिन 2 डायमेंशन के लिए है. स्टोक्स थ्योरम और ग्रीन्स थ्योरम में बहुत सारा सिमिलरिटी है, वो मैं तुम लोग को पहले बता देता हूं. देखो, स्टोक्स थ्योरम होता है वेक्टर पॉइंट फंक्शन के लिए और ग्रीन्स थ्योरम होता है स्केलर पॉइंट फंक्शन के लिए. पहला ये स्टोक्स थ्योरम भी क्या कर रहा है, एक लाइन इंटीग्रल को एक सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर रहा है. ग्रीन्स थ्योरम भी एक लाइन इंटीग्रल को एक सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है. और थर्ड कंडीशन ये है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीन्स थ्योरम का एक रिस्ट्रिक्शन है. ग्रीन्स थ्योरम सिंपली कैन बी एप्लीकेबल फॉर द 2 डायमेंशनल स्पेस, जहां पे m xy का फंक्शन होता है, n xy का फंक्शन होता है. और हम लोग कैसे लिखते हैं, m dx प्लस n dy से लिखते हैं, वहां पे dz नहीं रहता है. लेकिन यहाँ पे जो फंक्शन f है वो 3 डायमेंशन हो सकता है, 4 डायमेंशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उसका डायमेंशन. ठीक है, तो ये है रिस्ट्रिक्शंस ऑफ ग्रीन्स थ्योरम एंड स्टोक्स थ्योरम. तो अगर 2 डायमेंशन के ऊपर हम लोग को स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करना है तो एक्चुअली हम लोग क्या करेंगे, उसको ग्रीन्स थ्योरम में अप्लाई करेंगे. तो 2 डायमेंशन के ऊपर स्टोक्स थ्योरम का अगर वेक्टर पॉइंट फंक्शन में निकालेंगे और वही फंक्शन का अगर हम लोग स्केलर पॉइंट फील्ड में निकालेंगे तो वो हम लोग ग्रीन्स थ्योरम से कर सकते हैं. ठीक है, अभी चले आओ कुछ प्रॉब्लम्स पे. मैं यहाँ पे एक प्रॉब्लम तुम लोग को अच्छे से समझा देता हूँ. मैंने यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम किया हुआ है वही प्रॉब्लम बार बार एग्जाम पे रिपीट होता है, तो इसी प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व करो. वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम फॉर द वेक्टर पॉइंट फंक्शन दिस
where S is the upper half surface of the sphere this and C be its boundary। तो सोचो, बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है, ठीक है। स्टोक्स थ्योरम को हम लोग को वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों वैल्यू लाना है और दोनों वैल्यू को हम लोग को इक्वल करना है, ठीक है। अभी ये है हमारे पास एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन, दिस इज द वेक्टर पॉइंट फंक्शन f, ओके। एंड कैपिटल S इज द अपर हाफ ऑफ द स्फीयर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू 9। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू 9 is nothing but a sphere center at the point 0 0 and having radius 3। We know that it is representing a sphere center at the point 0 0 0 and having radius 3, ठीक है। तो इसका अपर हाफ लेना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये है हमारा अपर हाफ, ठीक है। वी आर कंसिडरिंग द अपर हाफ ऑफ द स्फीयर। तो अगर अपर हाफ लेंगे तो ये जो नीचे एक्स वाई प्लेन रहेगा, तो एक्स वाई प्लेन में एक ग्रेट सर्कल क्रिएट होगा। जो अपर हाफ होता है ना, तो अपर हाफ लिया है मैंने, पूरा सर्कल तो नहीं लिया, लोअर हाफ नहीं लिया है। तो ये जो अपर हाफ है, तो यहाँ पे एक्स वाई प्लेन क्या कर रहा है, यहाँ पे ग्रेट सर्कल क्रिएट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा कर्व सी, ठीक है। अभी देखो हम लोगों को इस के ऊपर सरफेस के ऊपर इंटीग्रेशन करना है, तो सरफेस के ऊपर हम लोग इसको इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, ये सरफेस के ऊपर इंटीग्रेशन करने का वैल्यू जो होगा, हम लोग क्या करेंगे, सरफेस का प्रोजेक्शन लेंगे। तो सरफेस के ऊपर अगर यहाँ से हम लोग कुछ लाइट वगैरह से इसको प्रोजेक्ट करते हैं, then we can see that this surface will projected on the xy plane like this. It is a circle bounded by C and this is the region which is bounded by the curve C, which is nothing but the projection of the surface S, ओके। तो S के ऊपर इंटीग्रेशन करने पे जो वैल्यू आएगा, रीजियन के ऊपर इंटीग्रेशन करने पे भी सेम वैल्यू आएगा। लेकिन कर्व C क्या है, हमारा ग्रेट सर्कल है। तो ग्रेट सर्कल क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, एफ डॉट डी आर निकालेंगे। तो एफ डॉट डी आर के लिए हम लोग को क्या करना है, एफ का वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखा है, डी आर का वैल्यू होता है डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप। तो यहाँ से तुम लोग देख सकते हो इंटीग्रेशन ओवर द कर्व डी वाई 2y dx 3x dy माइनस जेड स्क्वायर डी जेड आ चुका है। तो ये तो कर्व है, ठीक है। ये कर्व का इक्वेशन क्या होगा, ये जो सर्कल है, ये सर्कल कौन से प्लेन पे है, ये सर्कल एक्स वाई प्लेन में है। तो ये सर्कल हम लोग को कैसे मिल रहा है, ये जो स्फीयर है, ये स्फीयर को अगर हम लोग z इक्वल टू 0 प्लेन से या फिर एक्स वाई प्लेन से कट करते हैं, तभी जाके ये सर्कल मिलता है, ठीक है। ये जो स्फीयर है, ये स्फीयर को अगर हम लोग z इक्वल टू 0 दैट मीन्स एक्स वाई प्लेन से अगर कट कर देंगे, तभी जाके सर्कल मिलेगा। तो ये सर्कल कौन से प्लेन के ऊपर है, एक्स वाई प्लेन के ऊपर है। यहाँ पे तो z एक्सिस z नहीं है, सर्कल का सोचो, सर्कल कौन से प्लेन पे है, एक्स वाई प्लेन के ऊपर है। तो यहाँ पे z नहीं है, तो सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, z इक्वल टू 0। तो सर्कल का इक्वेशन अभी हम लोग को मालूम है। तो यहाँ से अगर x का वैल्यू y टर्म्स पे लिखे यहाँ पे बिठाएंगे तो वो प्रॉब्लम हो सकता है हम लोगों को, इसीलिए हम लोग क्या करें, इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू अगर 9 है, तो इसका मतलब ये 0 0 पॉइंट से जा रहा है सर्कल, और 3 है हमारा रेडियस, ठीक है। ये जो सर्कल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है एंटी क्लॉकवाइज सेंस पे। तो इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू 3 cos थीटा y इक्वल टू 3 sin थीटा। तो यहाँ से dx निकाला dy निकाला, ऑब्वियसली थीटा विल वैरी फ्रॉम 0 टू 2 पाई, ये सभी तुम लोग अभी जानते हो कि ये सर्कल को हम लोग कैसे प्रोड्यूस करेंगे, पूरा रोटेशन लेंगे तभी ना जाके सर्कल प्रोड्यूस होगा। तो पूरा रोटेशन में थीटा का वेरिएशन क्या होता है, थीटा इक्वल टू 0 टू 2 पाई। अभी देखो ये सर्कल एक्स वाई प्लेन के ऊपर है, तो इस सर्कल के ऊपर z का कोई वैल्यू ही नहीं है, तो z का वैल्यू 0 है। तो जहां जहां पे z है वहां पे हम लोग क्या करेंगे, z इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे 2y y की जगह पे हम लोग पुट करेंगे 3 sin थीटा, x के जगह पे पुट करेंगे 3 cos थीटा, dx के जगह पे पुट करेंगे माइनस 3 sin थीटा डी थीटा, dy की जगह पे पुट करेंगे 3 cos थीटा डी थीटा, और सिंपली थीटा इक्वल टू 0 से 2 पाई पे हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। आसान सा इंटीग्रेशन है, मैंने यहाँ पे कोई स्टेप जंप नहीं किया है, इसीलिए कुछ लेंथी लग रहा है। तुम लोग एक बार देख लो तो आसानी से तुम लोग को ये हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू आ गया मेरा, लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू क्या था, एफ डॉट डी आर। सो एफ डॉट डी आर इज नथिंग बट गिव्स अस द वैल्यू 9 पाई, ओके। सो लेट अस गो टू फाइंड आउट द राइट हैंड साइड, दैट इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ओवर एस कर्ल एफ डॉट ईटा कैप डी एस। Obviously you know how to find out the curl of a vector. Curl of a vector is nothing but the determinant value I cap, j cap, k cap, del del x, del del y, del del z, f1, f2, f3. f1, f2, f3 means the components of the f vector which is with the I cap, j cap and k cap. तो I cap के साथ यहाँ पे है 2y, j cap के साथ है 3x,
के कैप के साथ है माइनस जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग इसको बिठा देते हैं और सिंपली इसको क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट को तोड़ देते हैं। डिटर्मिनेंट तोड़ेंगे तो यहाँ पे देखो आई कैप इंटू क्या होगा, डेल डेल वाई ऑफ माइनस जेड स्क्वायर। तो डेल डेल वाई ऑफ माइनस जेड स्क्वायर क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि यहाँ पे जेड है, वाई तो नहीं है। वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे जेड को तो यह होगा जीरो। डेल डेल जेड ऑफ 3x, तो यहाँ पे भी जेड नहीं है, इसका वैल्यू जीरो आएगा। ऐसे करके हम लोग इसको डिटर्मिनेंट को तोड़े हैं। After breaking the determinant, we have seen the curl F is equals to our k cap. Now, the next thing we have to find out, that is nothing but the eta cap, curl F dot eta cap. So we have to find out eta cap, na? How we find out eta cap? The process is given already here. The formula for finding eta cap, that is eta cap can be find out by the right hand screw rule according to the rotation of the curve C. अभी तुम लोग सोचो, मेरे पास एक सर्किल है जो सर्किल XY प्लेन के ऊपर है, दैट इज द सर्किल विच इज लाई ऑन द XY प्लेन। तो अगर हम लोग यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ले रहे हैं और राइट हैंड स्क्रू रूल को अप्लाई कर रहे हैं, तो तुम्हारा जो राइट हैंड थंब होगा, तो राइट हैंड थंब जेड एक्सिस के ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तुम लोग खुद से ड्रॉ करो, कोई भी एक सर्किल ले लो XY प्लेन पे, ठीक है, और वो सर्किल को तुम लोग एंटी क्लॉकवाइज में रोटेशन ले रहे हो, जहां पे तुम्हारा थंब है अप साइड पे। तो थंब कहां पे रहेगा, अप साइड पे रहेगा। तो थंब अगर अप साइड पे है तो इसका मतलब ईटा कैप एक्चुअली पैरेलल टू जेड एक्सिस। ईटा कैप इज एक्चुअली पैरेलल टू जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस बराबर यूनिट वेक्टर क्या होता है, along z axis the unit vector is nothing but k cap. So whenever we take the right hand screw rule and whenever we take the anti-clockwise rotation of this curve, this eta cap is actually becomes k cap, because it is the vector which we get by the right handed screw rule and by anti-clockwise rotation of C. ठीक है, ईटा कैप का डायरेक्शन क्या कहाँ पे होगा, ऊपर होगा, अप साइड पे होगा, जो जेड एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो जेड एक्सिस के ऊपर यूनिट वेक्टर क्या होता है, के कैप होता है। तो ईटा कैप का वैल्यू क्या हो जाएगा, के कैप हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने उसी को बताया है। नाउ इन द प्लेन एक्स वाई टेक द एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ सी, देन अप्लाई द राइट हैंड स्क्रू रूल, वी हैव ईटा कैप इक्वल्स टू के कैप। तो कर्ल एफ का वैल्यू मालूम है हम लोग को के कैप, ईटा कैप का वैल्यू भी के कैप हो चुका है, तो के कैप डॉट के कैप हो जाएगा। तो मैंने पहले ही तुम लोगों को कहा था सरफेस एस के ऊपर इंटीग्रेशन का वैल्यू जो होगा रीजन आर के ऊपर वही होगा, क्योंकि सरफेस एस का प्रोजेक्शन ही है रीजन आर। तो दोनों के कैप प्रोडक्ट करेंगे और यहाँ पे डीएस छोड़ देंगे। ठीक है, अभी डीएस क्या है, के कैप डॉट के कैप 1 हो गया और यहाँ पे है डीएस। तो डीएस का मतलब क्या है, सर्किल कौन से सरफेस के ऊपर है, एक्स वाई प्लेन के ऊपर है। तो सर्किल अगर एक्स वाई प्लेन के ऊपर है तो यहाँ पे एलिमेंटरी सरफेस क्या होता है, डीएक्स इंटू डी वाई। ठीक है, ये तो मैंने तुम लोगों को पहले बताया था डाइवर्जेंस थ्योरम पे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाता है रीजन आर के ऊपर डीएक्स इंटू डी वाई। तो डीएक्स इंटू डी वाई अगर एलिमेंटरी रीजन है, एलिमेंटरी सरफेस है, और हम लोग को पूरा सरफेस चाहिए, वो सरफेस एक्चुअली क्या है, ये सर्किल का एरिया है। रीजन आर क्या है, ये सर्किल का एरिया है। ठीक है ना, यहाँ पे कोई एक एलिमेंटरी रीजन होगा तो वो एलिमेंटरी रीजन है डीएक्स इंटू डी वाई। लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, ये पूरा रीजन चाहिए। ये पूरा रीजन का मतलब क्या है, सर्किल का एरिया। तो सर्किल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम लोग को रेडियस मालूम है तो सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई इंटू ए स्क्वायर। तो यहाँ पे सर्किल क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। तो यहाँ पे रेडियस कितना था, 3। तो अगर यहाँ पे रेडियस 3 है तो ये सर्किल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई इंटू 3 स्क्वायर, तो 9 पाई। तो रीजन आर का वैल्यू क्या होगा, रीजन आर का वैल्यू हो जाएगा 9 पाई। तो डबल इंटीग्रेशन ओवर आर डीएक्स डी वाई, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, दैट इज नथिंग बट पाई इंटू आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 9 पाई। तो हम लोग देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे कर्ल एफ डॉट ईटा कैप डीएस ओवर द सरफेस गिव्स अस द वैल्यू 9 पाई, एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड we have the line integration and this gives the value 9 pi. So the Stokes theorem is verified. Same problem, एकदम सेम प्रॉब्लम दिया हुआ है, सिंपली डेटा चेंज करके रखा है। यहाँ पे ए वेक्टर चेंज हो चुका है और यहाँ पे रेडियस 9 से जाके छोटा होके 1 हो चुका है। ठीक है ना, सेम प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम को तुम लोग ट्राई करो खुद से। ठीक है, मेरे पहला प्रॉब्लम नंबर 1 को देखो, प्रॉब्लम नंबर 1 को देख के प्रॉब्लम नंबर 2 को घर पे ट्राई करो। इसका आंसर होगा पाई। ठीक है, ओके, लेट अस गो टू द थर्ड प्रॉब्लम। ये एक दो बार ही आया है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तुम लोग कर सकते हो इसको। अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मैं तुम लोग को एक बार बता देता हूं। अप्लाई स्टोक्स थ्योरम टू इवैल्यूएट दिस इंटीग्रेशन। देखो, तुम लोग को पहले ही कहा है अप्लाई स्टोक्स थ्योरम इवैल्यूएट दिस इंटीग्रेशन। तो यहां से हम लोग को क्या पता चल जाएगा, हम लोग को स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करना है
और इसका वैल्यू निकालना है। तो इसका वैल्यू अगर निकालना है स्टोक्स थ्योरम को अप्लाई करके, तो इसका मतलब ये है हम लोग को ये लाइन इंटीग्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे सरफेस इंटीग्रेशन पे, दैट इज कर्ल एफ डॉट ईटा कैप डीएस। यहाँ पे लाइन इंटीग्रल दिया हुआ है, इसको सरफेस में कन्वर्ट करेंगे तो उसका वैल्यू आ जाएगा। यही होता है एप्लीकेशन ऑफ द स्टोक्स थ्योरम। अगर स्टोक्स थ्योरम नहीं कहा जाता तो हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, यहाँ से लाइन इंटीग्रेशन कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे बोला है कि हम लोगों को स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करना है, तो हम लोग यहाँ पे लाइन इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, लाइन को सरफेस पे कन्वर्ट कर देंगे, वहां से हम लोग को उसको वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ये पता चल गया। नाउ व्हाट इज द कर्व सी? सी इज द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये एक स्फीयर है, 0 0 0 पॉइंट पे उसका सेंटर है और रेडियस है ए। ठीक है, एंड एक्स प्लस जेड इक्वल टू ए। एक्स प्लस जेड इक्वल टू ए क्या होता है? एक प्लेन होता है। तो ये प्लेन पे देखो y का कोई कंपोनेंट नहीं है, तो कोई भी प्लेन पे अगर किसी कंपोनेंट नहीं रहेगा तो वो क्या हो जाता है, उस एक्सिस का पैरेलल हो जाता है। ठीक है, तो x प्लस जेड इक्वल टू ए, इस प्लेन को हम लोग अगर सोचेंगे तो ये प्लेन पे y नहीं है, तो ये जो प्लेन है वो y एक्सिस का पैरेलल हो जाएगा। अगर मेरे पास y प्लस जेड इक्वल टू ए होता तो वहां पे x नहीं होता, तो वो प्लेन x एक्सिस का पैरेलल हो जाता। ठीक है, तो ये जो स्फीयर है, ये स्फीयर को अगर हम लोग ये प्लेन से इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या होगा, एक सर्कल प्रोड्यूस होगा। सोचो, एक स्फीयर है तुम्हारे पास और एक प्लेन से तुम लोग क्या कर रहे हो, उसको इंटरसेक्ट कर रहे हो। तो वो अगर इंटरसेक्ट हो रहा है तो वो जो प्लेन है, प्लेन के ऊपर और सर्कल के ऊपर, स्फीयर के ऊपर एक बाउंड्री क्रिएट होगा। तो वो बाउंड्री क्या होता है, सर्कल होता है। कोई भी एक स्फीयर को तुम लोग कहीं भी जगह पे अगर कट करना चाहते हो, कहीं भी जगह पे कट करोगे कोई भी प्लेन से, तो वो प्लेन क्या करता है, एक सर्कल क्रिएट करता है। तो वो जो सर्कल होगा वो कहाँ पे रहेगा, वो सर्कल होगा वाई एक्सिस के पैरेलल। यहाँ पे मैंने ड्रॉ करने की मैंने ट्राई किया है तुम लोग को समझाने के लिए। तुम लोग सोचो कि मेरे पास एक स्फीयर था, मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइन दिया हुआ था पहले, तुम लोग को सोचने में दिक्कत होता था इसलिए मैं इसको रिमूव किया है। सपोज हमारे पास एक स्फीयर है, बिग स्फीयर है, जो रेडियस है ए। तो रेडियस ए का मतलब क्या है, वो स्फीयर भी a0 0 पॉइंट से जाएगा, 0 0 a पॉइंट से जाएगा और 0 0 a0 पॉइंट से पास करेगा। ठीक है ना। अभी ये सर्कल को, ये स्फीयर को अगर हम लोग ये प्लेन से इंटरसेक्ट करेंगे तो वहां पे एक सर्कल प्रोड्यूस होता है। ठीक है, वो सर्कल प्रोड्यूस होगा और सर्कल किसके पैरेलल हो जाएगा, वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि वो सर्कल उस प्लेन के ऊपर लाई करेगा। दो ही मैं बताया है, व्हेन वी इंटरसेक्ट दिस वन, x square plus y square plus z square equals to a square with x plus z equal to a, then we get a circle which lies in the x plus z equals to a, प्लेन के ऊपर ही सर्कल लाई करेगा, and that circle must be parallel to y axis. Now the intersection of the plane and the sphere meets the x axis at a0 0 and 0 a 0। जो सर्कल होगा वो सर्कल भी कौन सा पॉइंट से पास करेगा, a0 0 पॉइंट से पास करेगा और 0 0 a पॉइंट से पास करेगा। तो ये इसको अगर हम लोग ज्वाइन कर देते हैं तो हम लोग इस सर्कल का डायमीटर को सोच सकते हैं। तो अगर तुम्हारे पास दोनों पॉइंट है x1 y1 z1, x2 y2 z2 और दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, रूट ओवर ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, z1 माइनस z2 होल स्क्वायर। तो ये है हमारे पास दोनों पॉइंट a0 0 और 0 0 a। तो यहाँ से मैंने यहाँ पे इसका डायमीटर निकाला है। तो डायमीटर अगर √2a होगा तो ये सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा, a बाई √2। ठीक है, तो ये जो सर्कल है, ये सर्कल का रेडियस हो गया a बाई √2। तो अगर ये सर्कल का रेडियस है a बाई √2, तो ये सर्कल का रीजियन क्या होगा, एरिया क्या होगा, ये सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई ए स्क्वायर। तो पाई इंटू ए स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अभी हम लोग को क्या करना है, उसको कन्वर्ट करके सरफेस पे लेके जाना है। ठीक है, अभी क्या करेंगे, हम लोग को ईटा कैप ढूंढना है। ईटा कैप कैसे आएगा, देखो नाउ इफ वी टेक द एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ द कर्व सी, इफ वी टेक द एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ दिस कर्व सी and we apply the right handed screw rule, then we can see that जो ईटा कैप होगा, जो यूनिट नॉर्मल होगा, तो वो ये जो सर्कल है, ये सर्कल से बाहर के ओर जाएगा। बाहर की ओर मतलब एक्स जेड प्लेन में रहेगा, एक्स जेड प्लेन से बाहर की ओर जाएगा, और वो जो यूनिट नॉर्मल होगा वो वाई एक्सिस का परपेंडिकुलर होगा। तुम लोग अच्छे से सोचो, मेरे पास दोनों पैरेलल प्लेन है। ठीक है, दोनों पैरेलल प्लेन है और मैं एक प्लेन पे राइट हैंड स्क्रू रूल अप्लाई कर रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देके। ठीक है, तो वहां से जो यूनिट नॉर्मल मिलता है, तो वो यूनिट नॉर्मल प्लेन का परपेंडिकुलर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ईटा कैप होगा वो ये प्लेन का परपेंडिकुलर हो जाएगा।
दैट मीन्स x प्लस जेड इक्वल टू ए दिस प्लेन का परपेंडिकुलर होगा। तो x प्लस जेड इक्वल टू ए तो y एक्सिस का परपेंडिकुलर है। तो y एक्सिस का परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ईटा कैप किसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, y एक्सिस का परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो y एक्सिस का परपेंडिकुलर कोई भी यूनिट वेक्टर अगर हम लोग निकालना चाहते हैं तो हम लोग कैसे करेंगे, आई कैप इंटू 1 प्लस 0 इंटू जे कैप प्लस 1 इंटू के कैप बाई रूट ओवर ऑफ दिस। ठीक है, ये हो जाता है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वाई वेक्टर। ठीक है, माने वाई एक्सिस। ओके, सो दैट इज इक्वल टू आई बाई रूट टू प्लस के बाई रूट टू आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो होगा 101। कैसे आया, ये जो प्लेन है, ये जो स्फीयर है, सर्किल है, ये सर्किल के ऊपर कोई भी पॉइंट तुम ले लो तो वो सर्किल का जो पॉइंट है वो 101 हो जाता है, उसका कोई भी एक वेक्टर। ठीक है, इस सर्किल के ऊपर अगर कोई भी वेक्टर अगर हम लोग चूज करेंगे उसका पोजीशन वेक्टर हो जाता है 101 का मल्टीपल। ठीक है, तो 101 का मल्टीपल होगा, 101 तो यूनिट वेक्टर नहीं है तो उसको यूनिट वेक्टर बनाना है। तो अगर कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर नहीं होता है तो उसको कैसे यूनिट वेक्टर बनाते हैं, उसके मॉड्यूलस से डिवाइड कर देते हैं। तो आई कैप इंटू 1 प्लस जे कैप इंटू 0 प्लस के कैप इंटू 1 बाई रूट ओवर दिस। तो यहाँ से मैंने आई कैप बाई रूट टू जे कैप बाई रूट टू निकाला है। तो यहाँ पे मैंने सिंपली स्टोक्स थ्योरम को लिखा है, जहाँ पे ए वेक्टर वाई आई कैप जेड जे कैप एक्स के कैप, यहाँ पे प्रॉब्लम जो दिया था उसको मैंने ऐसे लिखा है वाई आई कैप जेड जे कैप एक्स के कैप। उसके साथ अगर डी आर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाता है ये। तो हम लोग सोच सकते हैं कि एफ डॉट डी आर का वैल्यू आ जाता है वाई डी एक्स प्लस जेड डी वाई प्लस एक्स डी जेड। तो एफ वेक्टर क्या है, वाई आई कैप जेड जे कैप एक्स के कैप। तो अगर एफ वेक्टर है मेरे पास वाई आई कैप जेड जे कैप एक्स के कैप, तो उसका कार्लिफ क्या होगा, सिंपली कार्लिफ निकाला है मैंने यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। एफ वेक्टर कहाँ से निकाला, एफ वेक्टर मैंने निकाला यहाँ से। ठीक है ना, ये जो गिवन इक्वेशन इंटीग्रेशन था, लाइन इंटीग्रेशन, यहाँ से मैंने एफ वेक्टर को निकाला है। इसको सिंपली कंपेयर कर दो एफ डॉट डी आर से तो आ जाता है एफ डॉट डी आर। डी आर का मतलब क्या होता है, डी एक्स आई कैप डी जेड डी वाई जे कैप डी जेड के कैप। तो ऑब्वियसली आई कैप के साथ आई कैप मल्टीप्लाई करोगे तो वो आई कैप वैनिश होगा। तो वाई आई कैप प्लस जेड जे कैप प्लस एक्स के कैप के साथ अगर आई डी एक्स प्लस जे डी वाई प्लस जेड डी जेड को डॉट करेंगे तभी जाके वाई डी एक्स प्लस जेड डी वाई प्लस एक्स डी जेड आ जाएगा। तो इसीलिए एफ वेक्टर हो जाता है ये। ठीक है, तो कार्लिफ निकाला मैंने माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और मेरे पास ये है ईटा कैप। तो इस दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे डीएस के ऊपर। तो प्रोडक्ट करने से ये दोनों कांस्टेंट होकर बाहर आ जाता है। क्यों क्या आता है, यहाँ पे आई कैप डॉट आई कैप करेंगे तो 1 बाई रूट टू एक आएगा, जे कैप तो नहीं है 0 हो जाता है। यहाँ पे के कैप डॉट के कैप करेंगे 1 बाई रूट टू आता है। तो 1 बाई रूट टू प्लस 1 बाई रूट टू क्या हो जाएगा, 2 बाई रूट टू, बाहर माइनस साइन चला जाएगा क्योंकि ये माइनस है, माइनस ऑफ आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप है। तो डबल इंटीग्रेशन ओवर एस डीएस होता है। तो डबल इंटीग्रेशन ओवर एस डीएस का मतलब क्या है, सिंपली हम लोगों को ये जो सर्कल है ये सर्कल का एरिया निकालना है। तो मैंने पहले ही तुम लोगों को बताया कि ये सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई इंटू आर स्क्वायर। आर का मतलब क्या है, ए बाई रूट टू, तो पाई इंटू ए बाई रूट टू होल स्क्वायर। ठीक है, तो उसको रूट टू माइनस रूट टू से बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाता है आंसर। दैट इज द एंड ऑफ माई डिस्कशन ऑफ द स्टोक्स थ्योरम। तो वी हैव एंडेड ऑल द थ्योरम्स ऑफ द इंटीग्रेशन पोर्शन में और कुछ बचा नहीं है। तो मेरे पास दो टॉपिक अभी बचा है जो डिफरेंशियल इक्वेशन का है, और उसको मैं प्रोड्यूस करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो होगा पावर सीरीज सॉल्यूशन के ऊपर।